सर्किट जो है ब्लॉक के अंदर है, और इसमें यहाँ पर जो है नाम दे दो क्या कौन सा ये सर्किट है। तो 4x2 इनकोडर है, 4 इनपुट दिखा दो इसका, 4 इनपुट यहाँ पर लिख दोगे। E0 कुछ नाम दे सकते हो, ये नाम देखो E0 E1 ये सब नाम अपने मन से लिखे हैं, कुछ ये मतलब नहीं कि हमेशा ये लिखना है। और डैश 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 यहाँ पर लेते हैं E3 और आउटपुट क्या है, यहाँ पर आउटपुट दिखा देगा। यहाँ पर 2 आउटपुट, यहाँ पर लिख देना है इनपुट, यहाँ पर इनपुट और यहाँ पर आउटपुट जो है तुम्हारा A0 A1। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा क्या ब्लॉक डायग्राम। ठीक है, तो ब्लॉक डायग्राम ये हो गया। तो समझ में आ गया ये इनकोडर सर्किट। अब कोई भी तुमको इनकोडर सर्किट मिलेगा, 8 to 3 लाइन इनकोडर मिलेगा, या तुम्हारा जो है 16 to 4 लाइन इनकोडर मिलेगा, कोई भी इनकोडर मिलेगा, इसी तरीके से बना देना है। तो चलो ये हो गया तुम लोग का। और साउंड वाला देख रहे हैं बाहर में कुछ साउंड है इसको सर। तो इनकोडर सर्किट समझ में आ गया, बना लोगे तुम लोग इनकोडर सर्किट। चलो इसको इरेज कर देंगे और स्नैपशॉट सर लेना। सर हाँ बोलो। सर, जैसे कल हम लोग जब डिकोडर बनाए थे तो उसमें हम लोग बार भी ले रहे थे, जैसे कि A0 = E1 + E3 है ना, तो उसपे जहाँ 0 है 0 है उसको भी ले रहे थे बार में। नहीं, हम लोग क्या करते थे, अच्छा E0 इसको बार में ले रहे थे ना। हाँ हाँ हाँ। हाँ तो ले लेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा उससे। और करना तो बड़ा सर्किट बनेगा, थोड़ा आउटपुट मिलना उतना हाँ। ही। तुम लेके देखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब वही पूछ रहे थे, कोई फर्क पड़ेगा कि नहीं। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, झूठ मूठ का सर्किट कॉम्प्लेक्स दिखेगा और कुछ नहीं, तो इसलिए जरूरत नहीं पड़ेगा। तो चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर के बारे में। ये भी एक इंपॉर्टेंट सर्किट है जो फ्रिक्वेंटली यूज होता है। मल्टीप्लेक्सर एंड डीमल्टीप्लेक्सर। तो मल्टीप्लेक्सर एंड डीमल्टीप्लेक्सर एक सर्किट है। क्या यूज है इस सर्किट का, कितने इनपुट होंगे, कितने आउटपुट होंगे, यही सारा चीज समझना है इसका डेफिनेशन में। तो मल्टीप्लेक्सर के बारे में पहले बात करें तो पहले ये एक अलग सर्किट है मल्टीप्लेक्सर, और इसका रिवर्स काम करता है वो है डीमल्टीप्लेक्सर। तो मल्टीप्लेक्सर सर्किट जो काम करता है उसका रिवर्स ऑपरेशन, जैसे डिकोडर इनकोडर था वैसे मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर है। मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर का जरूरत क्या है, हाँ इस सर्किट का कहाँ पर यूज है, तो बहुत ज़्यादा इसका यूज है, इसलिए थोड़ा सा बता देते हैं इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पर है। तो मान लीजिए एज्यूम करना कि जो है सर हमारे पास जो है ये कंप्यूटर है, एक बिल्डिंग में, और यहाँ पर जो है यहाँ पर एक कंप्यूटर है दूसरे बिल्डिंग में। इन कंप्यूटर्स के बीच में कम्युनिकेशन करना है। तो कम्युनिकेशन करना है, ये एक बिल्डिंग में है और लोकल एरिया नेटवर्क से हमको कनेक्ट कर देना ताकि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में मैसेज जा पाए। और लोकल एरिया नेटवर्क में है, इंटरनेट कनेक्शन नहीं यहाँ पर। तो कैसे करना होगा, ये दोनों को क्या करो आपस में कनेक्ट कर दो, आपस में एक वायर से कनेक्ट कर दो। तो कुछ एक वायर, कुछ लेंथ का वायर लगेगा और ये कनेक्ट हो जाएगा, और इस तरह से जो है दोनों कंप्यूटर का कम्युनिकेशन आपस में हो पाएगा। लेकिन जो है फिर से जो है कोई और एक कंप्यूटर भी है, उसका भी उसका भी जो है कम्युनिकेशन रखना है, किसके साथ, इस कंप्यूटर के साथ दूसरे बिल्डिंग में जो है।
तो क्या करो, तो वही उपाय है, एक वायर से कनेक्ट कर दो इसको इस तरह से। उसी तरह से सर एक और कंप्यूटर है यहाँ पर, और एक कंप्यूटर और है, एज्यूम कर लेते हैं एग्जांपल में। इनके बीच में भी कम्युनिकेशन करवाना है, इनके बीच में भी कम्युनिकेशन कराना है। तो इनके बीच में भी क्या करो, एक जो है और वायर लगा दिए, इसके बीच में कनेक्ट कर दिए, इस तरह से कनेक्ट कर दिए। अच्छा, उसी समय जो है, हाँ, ये तुम्हारा जो है अलग अलग सेट ऑफ वायर्स लगा दिए, लेकिन सर इस कंप्यूटर कम्युनिकेशन इससे भी करना पड़ सकता है, तो इसके साथ भी वायर लगा दो। फिर इसका कॉम्बिनेशन इसके साथ करना पड़ सकता है, तो यहाँ पे वायर लगा दो। फिर इसका कम्युनिकेशन इसके साथ करना, तो यहाँ एक वायर लगा दो। कितना वायर लगाओगे, कितने इनपुट आउटपुट पोर्ट होंगे, इनपुट आउटपुट पोर्ट जितना वायर होगा वहां से कनेक्टिविटी करने के लिए स्विच समझो। तो इस तरह से कितने इनपुट आउटपुट लगाओगे, तो इस तरह से जो है नहीं होता है। मतलब जो है एक पर्सन जो है यहाँ पर समझना कि जो है एक पर्सन को जो है एक जगह जाना है, एक पर्सन को एक जगह जाना है, तो उसके लिए जो है एक पर्सन का कम्युनिकेशन करना है, तो रोड लगा दे। क्या क्या एक रोड बना दे दो पर्सन के बीच कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करने के लिए? क्या एक रोड बनवा दें हम इसके लिए? कितना कॉस्ट आएगा रोड बनवाने में? हाँ, यही काम कर रहे हैं ना हम यहाँ पर। दो पर्सन को कम्युनिकेशन करना है या मिलना है, उनके लिए क्या करें, बीच में एक पाथ बनाने जा रहे हैं हम। और पाथ बना दिए तो ठीक है, ये लोग आपस में मिल पाएंगे। लेकिन क्या इस पाथ का पूरा यूटिलाइजेशन होगा? क्या रोड एक इंडिविजुअल पर्सन के लिए बनता है कि ग्रुप ऑफ पर्सन उस रोड को यूज करते हैं? पूरा जो है पीपल के लिए रोड बनता है यहाँ पर। तो तो कहने का मतलब यहाँ पर क्या बन रहा है, एक रोड जो बन रहा है यहाँ पर, एक वायर से जो कनेक्टिविटी हो रहा है, एक सिंगल वायर यूज किया जा रहा है दो लोगों के कनेक्टिविटी के लिए, दो लोगों के कम्युनिकेशन के लिए। तो इससे क्या होगा, इस रोड का यूटिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। क्या ये लोग दिन भर इसी रोड पर रहेंगे? क्या नहीं, हमेशा तो इस रोड पर नहीं रहेंगे, कभी कभी जब कम्युनिकेशन करना होता है इस रोड को यूज करेंगे ये लोग। फिर क्या ये पर्सन, दो पर्सन के लिए ही पर्सनल रोड बना दिया जाए? नहीं, सारे पर्सन जितने लोग हैं सब लोग इसको, इस रोड को यूज कर सकते हैं, सारे लोग यूज कर सकते हैं। तो सिंपल कंसेप्ट वही है कि सर इतना जो है कॉस्टली, ये क्या है, ये आइटम बहुत ही कॉस्टलियर है, और ये आइटम का क्या पूरा का पूरा यूटिलाइजेशन हो पाएगा? क्या नहीं यूटिलाइजेशन हो पाएगा। तो उसी तरह से यहाँ पर बात कर रहे हैं क्या कि ये जो कम्युनिकेशन के लिए आप वायर लगा दिए इसके दोनों के बीच में, तो क्या ये वायर में क्या ये जो है 24 आवर्स क्या कम्युनिकेशन करने वाले हैं? नहीं, बीच बीच में कम्युनिकेशन करेंगे, कुछ कुछ समय डाटा जो है फाइल ट्रांसफर करेंगे, डाटा ट्रांसफर करेंगे या मैसेज ट्रांसफर करेंगे। तो कहने का मतलब जो है, क्या इस वायर का फुल यूटिलाइजेशन हो पाएगा? क्या तो फुल यूटिलाइजेशन इसका नहीं हो पाएगा। क्या इस वायर का फुल यूटिलाइजेशन हो पाएगा? क्या क्या हमेशा इस ये जो दो कंप्यूटर्स हैं, क्या आपस में हमेशा कम्युनिकेशन करते रहेंगे? क्या 24 आवर्स ये काम कर रहे हैं क्या साथ में? हाँ, कम्युनिकेशन कर रहे हैं क्या? तो कहने का मतलब ये बात है कि जो है, अगर यहाँ पर जो है अलग अलग वायर्स बनाने चले गए हम यहाँ पर, इसका मतलब क्या हो गया, हमारा जो है कॉस्ट यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इस वायर को परचेज करने में, मान लो ये फायर फायर जो है जो वायर है वो मान लो फाइबर ऑप्टिक्स अगर वायर है, हाँ, तो तुम्हारा जो है या कोएक्सियल केबल है, ये सब कॉस्टलियर होता है ना, ये सब जो नेटवर्किंग के लिए यूज किया जाता है, तो कॉस्टलियर होता है, तो इसका यूटिलाइजेशन होना चाहिए। अगर कम्युनिकेशन है तो ठीक है, कम्युनिकेशन है तो ये, तो कुछ उपाय करना चाहिए जिससे सारे का कम्युनिकेशन हो जाए और हमको इतना सारा जो है सेटअप भी नहीं करना पड़े। तो इस तरह का काम करने के लिए जो है, मतलब इस वायर का ये जो कम्युनिकेशन मीडियम है, हाँ, ये जो ट्रांसमिशन मीडियम बोल सकते हैं इसको, ये जो ट्रांसमिशन मीडियम है, इस मीडियम का पूरा यूटिलाइजेशन होना चाहिए, इसका बैंडविड्थ पूरा यूटिलाइज होना चाहिए, बैंडविड्थ इसका पूरा यूटिलाइज होना चाहिए। तो इसके लिए जो है हमको ऐसा नहीं करेंगे, हम लोग अलग अलग इंडिविजुअली वायर से कनेक्ट नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लेक्सर टेक्निक यूज करेंगे। तो मल्टीप्लेक्सर एक टेक्निक है, मल्टीप्लेक्सर एक डिवाइस आता है, उसको यूज करेंगे। अब वो कैसे यूज होता है मल्टीप्लेक्सर, बात समझो, ये मल्टीप्लेक्सर कैसे यूज होगा। तो यहाँ पर जो है मल्टीप्लेक्सर हमको यूज करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लेक्सर क्या करने वाला है यहाँ पर देखना, मल्टीप्लेक्सर क्या करेगा कि जो है, मल्टीप्लेक्सर का एक पिक्चर यहाँ पर दे दें हम पहले। नहीं, ये काम में नहीं आएगा। मल्टीप्लेक्सर का एक सिंबल भी यूज करते हैं हम लोग। तो एक काम करें, हम यहाँ पर बना ही लेते हैं खुद से। तो हाँ, तो यहाँ पर देखोगे एक मल्टीप्लेक्सर हम ले लेते हैं, वो कैसा रहेगा, तो मान लो यहाँ पर इस तरह से
ये एक मल्टीप्लेक्सर ले लेते हैं, और इस मल्टीप्लेक्सर जो है इसका नाम मल्टीप्लेक्सर है तो मक्स, इसका नाम लिख देते हैं मक्स, MUX, इसको यू है, ये ओ जैसा बन गया, MUX, मक्स मतलब मल्टीप्लेक्सर, शॉर्ट में लिख रहे हैं यहाँ पे। एक मल्टीप्लेक्सर ले लेते हैं डिवाइस, और इसको इससे कनेक्ट कर देते हैं, उसी को इससे भी कनेक्ट कर देते हैं, इसको इससे कनेक्ट कर देते हैं, और इसको इससे कनेक्ट कर देते हैं। और ये मल्टीप्लेक्सर जो है एक बिल्डिंग में है, एक बिल्डिंग के पास लगा दिए हैं, और यहाँ पे एक सिंगल वायर ले ली है, सिंगल वायर ले ली हैं। अब इनका कम्युनिकेशन इससे भी हो सकता है, इनका कम्युनिकेशन इससे भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो है ये वाला सर्किट हमको चाहिए डी मल्टीप्लेक्सर, जो कि ऐसा रहेगा, जो जो इस तरह से एक इनपुट लेगा और मल्टीपल आउटपुट देगा। ये इसको बोल देंगे डीमक्स, शॉर्ट में इसको लिख देंगे डीमक्स, डीमक्स। और ये तुम्हारा यहाँ इससे कनेक्ट कर दिए, ये यहाँ इससे कनेक्ट कर दिए, ये यहाँ इससे कनेक्ट कर दिए, और ये यहाँ इससे कनेक्ट। तो मल्टीप्लेक्सर क्या हो गया बताओ, ये कैसा मल्टीप्लेक्सर है? कितने इनपुट है इसमें? 4 इनपुट हैं। तो 4 इनपुट है इसके अंदर, और आउटपुट कितना है? देखो यहाँ से आउटपुट तो एक ही निकला है यहाँ से, तो एक आउटपुट है, तो एक 1 आउटपुट है इसका। तो ये क्या हो गया? 4/1 मल्टीप्लेक्सर हो गया सर, ये जो आप यूज कर रहे हैं यहाँ पर 4/1 मल्टीप्लेक्सर है। अगर यहाँ पर 8 कंप्यूटर्स रहते, अगर 8 कंप्यूटर्स अगर रहते, 8 कंप्यूटर यहाँ रहता, तो कितना मल्टीप्लेक्सर बनता? 8/1 का मल्टीप्लेक्सर बनता। यानी जितने भी मल्टीप्लेक्सर है आउटपुट सब तो 1 ही देने वाले हैं। 1 ही देने मतलब कि जो भी इनका जो कम्युनिकेशन होगा एक ही वायर के थ्रू होगा। ये किसका कम्युनिकेशन किसके साथ होगा ये डिसाइड करेगा मल्टीप्लेक्सर, अभी इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो मल्टीप्लेक्सर का साइज कैसा मिलने वाला है आपको? 2/1 का साइज मिलेगा सर, 4/1 का साइज मिलेगा, हाँ 8/1 का साइज मिल सकता है आपको। इस साइज में 16/1 का साइज मिलेगा। तो मल्टीप्लेक्सर का आउटपुट हमेशा 1 होगा, और इनपुट ये 2 के पावर में यूज होगा। अच्छा, तो ये जो डीमल्टीप्लेक्सर है ये किस साइज का बनेगा? तो देखो इनपुट कितना लेता है, ये एक इनपुट लेता है 1 इनपुट, और उस इनपुट को डिस्ट्रीब्यूट क्या करता है 4 आउटपुट्स में। तो इसका इनपुट क्या रहेगा? 1 रहेगा, और बाई 4 क्या रहेगा? इसका आउटपुट रहेगा। तो ये जो बन रहा है 1/4, ये क्या है? ये डीमल्टीप्लेक्सर है। तो मल्टीप्लेक्सर ये होता है मल्टीप्लेक्सर मक्स, जो बनेगा इस फॉर्म में बनेगा, और डीमल्टीप्लेक्सर जो है इस फॉर्म में बनेगा, डीमक्स। ठीक है, तो इससे तुमको साइज समझ में आ गया। मल्टीप्लेक्सर जो है हमेशा क्या बनेगा? मल्टीप्लेक्सर 2 के पावर n/1 साइज का मल्टीप्लेक्सर हमेशा बनेगा। जहां पर जो है इनपुट कितने हैं, इनपुट कितने हैं इसमें? तो सर इनपुट जो है 2 के पावर n इनपुट है। आउटपुट कितने हैं? तो आउटपुट जो है इसका ओनली 1 आउटपुट है, सिंगल आउटपुट है। अब इसमें एक और कंसेप्ट आता है जिसे बोलते हैं सिलेक्शन लाइंस। पूछा जाएगा सिलेक्शन लाइन कितने होते हैं भाईवा में, ये भाईवा वगैरह में पूछा जाता है, हम भी भाईवा लेते हैं तो बहुत बार पूछते हैं ये बात, ये बताना कि 4/1 मल्टीप्लेक्सर में कितने सिलेक्शन लाइंस होंगे। तो सिलेक्शन लाइंस जो है क्या होंगे, तो समझना कि इनपुट तो समझ में आ गया होगा क्यों हम लिखे हैं इनपुट इस तरह से। अगर मेरे पास जो है 4/1 मल्टीप्लेक्सर है, तो इनपुट कितना हो गया सर? इनपुट कितना हो गया? इनपुट हो गया कितना? 2 के पावर 2 यानी कि 4, 2 के पावर 2 यानी कि कितना? 4 इनपुट हो गया इस मल्टीप्लेक्सर के लिए। और आउटपुट कितना होगा? तो आउटपुट हमेशा फिक्स है कि 1 ही होगा आउटपुट। और सिलेक्शन लाइन कितने होंगे? तो भाई बात आके यहाँ रुक जाता है कि सिलेक्शन लाइन का मतलब क्या है। तो सिलेक्शन लाइन का मतलब ये है कि देखो ये सिंगल वायर है, इस वायर को कम्युनिकेशन के लिए, मान लो ये लोग कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, ये कंप्यूटर का कम्युनिकेशन हम करवाना चाहते हैं मान लीजिए इस कंप्यूटर के साथ, तो यहाँ पर जो है उसी समय अगर ये भी कम्युनिकेशन स्टार्ट कर दे किसके साथ? इसके साथ, तो फिर क्या होगा? यहाँ पर कोलिजन हो जाएगा, दोनों का मैसेज जो है यहाँ कोलाइड कर जाएगा। तो मल्टीप्लेक्सर करेगा क्या? यहाँ पर मल्टीप्लेक्सर करेगा क्या कि जो है मल्टीप्लेक्सर भी जो है अलग अलग टाइप का आता है। ये नेटवर्किंग में पढ़ना है तुम लोग को, जैसे कि FDM, है ना, FDM,
फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सर आता है एक ठो, हाँ TDM, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सर आता है TDM, हाँ। तो ये मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज होने वाले हैं, हाँ। एक WDM आता है, वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सर, इस तरह का कुछ आता है ये, तो ये उतना रेयरली यूज होने वाला है। तो TDM और FDM ये मल्टीप्लेक्सर फ्रिक्वेंटली यूज होता है। हम एग्जांपल देते थे TDM का। TDM का मतलब क्या, मतलब कि टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्स, टाइम डिवाइड कर दिया गया। मान लो इनको भी कम्युनिकेशन करना है, इनको भी अगर करना है तो कुछ मिली सेकेंड इनको कम्युनिकेशन के लिए दिया जाएगा, कुछ मिली सेकेंड इनको कम्युनिकेशन दिया जाएगा। एट ए टाइम दोनों का कम्युनिकेशन ना हो, इसका ध्यान कौन रखेगा, मल्टीप्लेक्सर रखेगा। ये एट ए टाइम कोलिजन ना हो जाए, ये भी डाटा ट्रांसफर कर दे, ये भी डाटा ट्रांसफर कर दिया उसी समय, और उसी समय ये भी डाटा ट्रांसफर कर दिया, तो तीनों डाटा ट्रांसफर कर देगा तो क्या होगा, यहाँ पर तीनों डाटा कैसे पास हो सकता है यहाँ से, तो फिर कोलिजन हो जाएगा यहाँ पर। तो इसका ध्यान कौन रखेगा, यही डिवाइस रखेगा, मल्टीप्लेक्सर की कोलिजन ना होने देगा। तो कैसे ध्यान रखेगा वो क्या करेगा, इस वायर से किसका कम्युनिकेशन होता है, ये चारों जो डिवाइसेज हैं यहाँ पर, चारों कंप्यूटर जो हैं उनका टाइम डिवीजन सेट कर देगा, टाइमिंग सेट कर देगा, है ना। एट ए टाइम इसका अगर हो रहा है तो बाकी को ऑफ रखेगा, बाकी का लाइन जो है ये स्विच को ऑफ रखेगा, इसको ऑफ रखेगा, इसको ऑफ रखेगा, इसको ऑफ रखेगा, अगर इसको कम्युनिकेशन करवाना है तो। लेकिन अगर इसको कम्युनिकेशन कराना है तो इसको ऑफ रखेगा, इसको ऑफ रखेगा, इसको ऑफ रखेगा और इसको ऑफ रखेगा, इसको सॉरी इसको ऑन रखेगा, इसको ऑन रखेगा ना, इसका कम्युनिकेशन कराना है तो बाकी सबको ऑफ रखेगा। तो ऐसा ही कुछ टेक्निक यूज करेगा मल्टीप्लेक्सर यहाँ पर कम्युनिकेशन कराने के लिए, ताकि कम्युनिकेशन सक्सेसफुल हो, कोलिजन भी ना हो। तो बात समझना कि जो है ऑन ऑफ कैसे करेगा, इसके लिए स्विच चाहिए, तो स्विच चाहिए, सिलेक्शन चाहिए, सिलेक्शन लाइंस चाहिए, इसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या कर देगा, मान लो कंप्यूटर C1 है, कंप्यूटर ये C2 है, ये कंप्यूटर C3 है, ये कंप्यूटर C3 है और ये कंप्यूटर C4 है। तो करेगा कि आप यहाँ पर जो है टोटल जो है कितने कंप्यूटर्स है, 4 कंप्यूटर्स हैं। तो 4 कंप्यूटर्स है, तो हम क्या करें कि जो सर 00 जो है ये 00 जो है स्विच रख दे, किसके लिए, C1 के लिए। तो C2 के लिए क्या कीजिएगा, नया कुछ रखना पड़ेगा आपको, तो 01 रख दे। 01 मतलब किसके लिए स्विच का काम करेगा, C2 का। अगर 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 जो है मल्टीप्लेक्सर देखेगा 01 मतलब समझ जाए C2 को कम्युनिकेशन कराना है। अगर यहाँ पर जो है 10 है तो ये कितना किसको कम्युनिकेशन के लिए अलाउ कर देगा, C3 को कर देगा। और यहाँ पर जो है अगर 11 है तो ये किसको अलाउ करेगा, किसको अलाउ कर देगा, C4 को कम्युनिकेशन के लिए अलाउ कर देगा। तो मतलब कहने का मतलब कि इतने ही कंप्यूटर हैं, 4 ही कंप्यूटर हैं, तो 4 ही कंप्यूटर को अलग अलग स्विच अगर देंगे तो कितना लगेगा हमको, देख लो ना, ये तुम्हारा 4 कंप्यूटर है तो 4 के लिए क्या क्या बनेगा, बाइनरी कितना बिट्स में बनेगा, 2 बिट्स में बन जाएगा। 00 कर देंगे तो C1 को अलाउ करेंगे, 01 दे देंगे तो C2 को अलाउ करेंगे कम्युनिकेशन के लिए, 10 कर देंगे C3 को अलाउ करेंगे, और 11। तो कुल मिला के देखो सिलेक्शन लाइन कितने बिट का होगा, तो सिलेक्शन लाइन 2 बिट का होगा, देख रहे हो यहाँ पर 2 बिट में फैसला हो जाएगा, सारा इंडिविजुअली सबको पहचान किया जा सकता है अलग अलग, तो 2 बिट में हो जाएगा। यानी कि अगर 4 कंप्यूटर्स को कनेक्ट करना है, 4 कंप्यूटर्स को मल्टीप्लेक्सर बनाना है 4x1 का, तो हमको सिलेक्शन लाइन कितने बिट का चाहिए सर, 2 बिट का चाहिए। 2 बिट्स में हम हर एक कंप्यूटर को अलग अलग इंडिविजुअली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो कुल मिला के सिलेक्शन लाइन कितने हो जाएंगे, अगर ये 4x1 है तो इसमें सिलेक्शन लाइन कितने हो जाएंगे, सिलेक्शन लाइन कितने हो जाएंगे जी। तो यहाँ पर जो है सिलेक्शन लाइन जो है कितना का जरूरत पड़ गया, देख रहे हो 2 बिट का जरूरत पड़ गया, 2 बिट हो। अपना इनपुट देगा इस लाइन को, इस लाइन को कब यूज करेगा डाटा कम्युनिकेशन के लिए, जब ये तुम्हारा सिलेक्शन लाइन 00 रहेगा तब। तो सर 01 रहेगा सिलेक्शन लाइन, तो यहाँ पर जो है सिलेक्शन लाइन 01 रहेगा, तो इसका मतलब कौन कौन अपना इनपुट पास कर सकता है इस मल्टीप्लेक्सर के थ्रू, इस कम्युनिकेशन लाइन से, वो C2 पास कर सकता है। तो वो चीज दिखा रहे हैं यहाँ पर C1 C2, मान लो ये C1 है, तो ये तुम्हारा हो गया इस तरह से। और 11 जब सिलेक्शन लाइन दोनों का वैल्यू 11 रहेगा तो कौन कम्युनिकेशन करेगा, C3 कम्युनिकेशन करेगा। तो C0 पहला कंप्यूटर है, मान लो C1 दूसरा कंप्यूटर है, C2 दूसरा कंप्यूटर है, C3 है। अब ये जो आउटपुट लिख रहे हो, इस आउटपुट को इस तरह से बना के लिखे तो ज़्यादा मीनिंगफुल दिखेगा और यूज सर्किट बनाने में काम आएगा। तो इसको हम कैसे लिखने वाले हैं देखना है।
यहाँ पर जो C0 जो है, ये C0 आउटपुट मिलेगा किस इनपुट पर, तो S0 कॉम्प्लीमेंट पर। तो S0 कॉम्प्लीमेंट यहाँ लिख देते हैं, S0 कॉम्प्लीमेंट। और S1 का क्या है, 0 है तो S1 भी कॉम्प्लीमेंट, तो S1 कॉम्प्लीमेंट, इस तरह से। तो ये इस तरह से कुछ आउटपुट आने वाला है। तो हम कैसे लिख रहे हैं, देख लो, ये वेरिएबल को ऐड कर दे रहे हैं इसके साथ, और इनका जो है मीन टर्म को लिख दे रहे हैं। ऐसा करने से फायदा क्या होगा, अभी सर्किट बनाने में आसान होगा, समझने में आसान होगा। थोड़ा सा पेशेंस रखना अभी और समझना इसको। इसको भी उसी तरीके से रख लेते हैं। C1 जो है ये किस इनपुट पर, तो S0 क्या है, 1 है, तो ये S0 डायरेक्ट लिखेंगे आप S0 डायरेक्ट लिखेंगे। और यहाँ पर S1 क्या रहेगा, S1 का वैल्यू कितना, 0 है, तो S1 को कॉम्प्लीमेंट करके लिखेंगे, S1 को कॉम्प्लीमेंट करके लिखेंगे। ये हो गया। अब C2 वाला में क्या करेंगे, ये C2 है, C2 है, S0 क्या है, S0 का वैल्यू 0 है, यानी कि S0 कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में है, S0 ये कॉम्प्लीमेंट है। और S1 क्या है, 1 है, तो ये S1 ही लिखेंगे डायरेक्टली। ये सारा मीन टर्म्स को लिख रहे हैं। तो ये एक आउटपुट आएगा। एक है तुम्हारा क्या, C3। C3 के साथ क्या है, S0 कितना है, 1 है, S1 भी 1 है, यानी कि यहाँ पर कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं है, S0 डायरेक्ट लिखेंगे और S1 डायरेक्ट लिखेंगे। चलिए, अब ये हो गया मेरा क्या, ट्रूथ टेबल। तो ट्रूथ टेबल हो गया 4/1 मल्टीप्लेक्सर के लिए। अब सर्किट डायग्राम बनाना है। तो सर्किट डायग्राम कैसे बनाओगे, इसका ध्यान देना। सर्किट डायग्राम कैसे बनाओगे, हाँ, तो इसमें क्या है देखना है। यहाँ पर सर्किट डायग्राम कैसे बनाना है तुमको, यहाँ पर जो है लिख देते हैं क्या, C0 सर कंप्यूटर है, C1 एक कंप्यूटर है, कोई डिवाइस हो सकता है कंप्यूटर के अलावा, C2 है, C3 है, 4 कंप्यूटर है यहाँ पर। और सिलेक्शन लाइन क्या है, S0 है, S0 है, लेकिन S0 नॉट के साथ भी यूज हो सकता है कभी भी, तो S0 के साथ यहाँ पर नॉट लगा दिए। तो ये जो है लाइन क्या हो गया, S0 कॉम्प्लीमेंट। S0 अगर ये है तो ये S0 कॉम्प्लीमेंट है, इस तरह से लाइन दे देंगे यहाँ पर। ये लाइन S0 वाला लाइन है, ये S0 कॉम्प्लीमेंट वाला लाइन है। बीच में नॉट लग गया, देख रहे हो, S0 में नॉट लग गया तो S0 नॉट आ गया। बाकी ये सारे हैं कंप्यूटर से है, वायर से कनेक्टेड है सारे। उसी तरह से यहाँ पर जो है S1 है, S1 के साथ यहाँ पर जो है नॉट लगा दिए, तो S1 कॉम्प्लीमेंट हो गया ये। और यहाँ पर जो है ये लाइन इस तरह से, ये वाला लाइन इस तरह से, हाँ। तो चलो ठीक है। तो यहाँ पर देखना जो है S0 का कॉम्प्लीमेंट है, पहला ये आउटपुट देखना, S0 का कॉम्प्लीमेंट, S1 का कॉम्प्लीमेंट। तो S0 का कॉम्प्लीमेंट, तो S0 कॉम्प्लीमेंट वाला ये लाइन है, ये लाइन खींच दी है इस तरह से। और फिर क्या है, S1 का कॉम्प्लीमेंट, S1 वाला कॉम्प्लीमेंट वाला ये लाइन है, इसको खींच दी इस तरह से। और इसके साथ कनेक्टेड कौन रहेगा, C0, तो C0 का लाइन ये है, तो C0 का लाइन ये है। तो ये S1 कॉम्प्लीमेंट था ना, और C0 का लाइन ये है। इन सब के बीच में क्या है, एंड ऑपरेशन है, तो एंड कर देते हैं यहाँ पर। ये जो आउटपुट निकालेगा, किसका आउटपुट निकालेगा, ये जो कॉम्बिनेशन, इनपुट कॉम्बिनेशन S0 S1 जो काम करेगा, किसका आउटपुट निकालने के काम आएगा, C0 का आउटपुट निकालने का काम आएगा। यहाँ पर ले लेते हैं C0, यही आउटपुट है इसके लिए। उसी तरह से यहाँ पर जो है C1 के लिए कर लेना है। C1 क्या है, S0 डायरेक्ट है, तो S0 डायरेक्ट यहाँ से ले लेते हैं। फिर S1 कॉम्प्लीमेंट के साथ है, तो S1 का कॉम्प्लीमेंट वाला लाइन ये है, यहाँ से ले लेते हैं।
और कौन से कंप्यूटर, C1 कंप्यूटर, C1 का लाइन यहाँ से दे देते हैं इसके ऊपर में। तो ये हो गया तुम्हारा एक फिर नया एक आउटपुट, एक नया आउटपुट हो गया। एंड से लगा हुआ है सब, ये C1 आउटपुट देगा। उसी तरह से C2 के लिए भी कर ले। तो C2 के लिए क्या है, S0 कॉम्प्लीमेंट है, तो S0 कॉम्प्लीमेंट का लाइन ये है सर। और S0 कॉम्प्लीमेंट है, S1 है, डायरेक्ट S1 है, तो डायरेक्ट S1 ले लेते हैं यहाँ से। और यहाँ पर किसके साथ कनेक्टेड है, C2 के साथ कनेक्टेड है, तो C2 कर लेते हैं यहाँ से। इनके बीच में क्या है, एंड ऑपरेशन है, एंड ऑपरेशन कर देते हैं। ये क्या है, C2 है। उसके बाद जो है फिर से यहाँ पर जो है अगला क्या है, S0 है, S1 है, डायरेक्ट है, तो S0 डायरेक्ट ले लेते हैं। S1 डायरेक्ट ले लेते हैं, S1 यहाँ से। इसके साथ कौन सा कंप्यूटर का आउटपुट मिलेगा, C3 का, C3 को कनेक्ट कर लेते हैं, ये C3 वाला लाइन है। और इनके बीच में क्या है, और है, ये C3 वाला लाइन है। लेकिन बात देखना कि सर ये अगर आउटपुट है तो ऐसा तो आउटपुट नहीं हो सकता है, क्योंकि आउटपुट कितने हैं, C0, C1, C2, C3, 4 आउटपुट है, जबकि मल्टीप्लेक्सर में आउटपुट कितना हम बोले हुए हैं, 1 है। तो चारों को 1 आउटपुट करना पड़ेगा, 1 में मिलाना पड़ेगा। तो हम इस तरह से मिला देते हैं, देखो किस तरह से। यहाँ पर ये ले लेते हैं, यहाँ से ये ले लेते हैं, यहाँ से ये ले लेते हैं, और यहाँ से ये आउटपुट को ले लेते हैं। सारे आउटपुट को हम क्या करते हैं, और से कनेक्ट कर देते हैं, और से। फाइनल आउटपुट मेरा क्या होगा, एक सिंगल लाइन होगा फाइनल आउटपुट। अपना इस सर्किट का मतलब क्या है, मतलब समझना कि अगर हम S0 और S1, यहाँ पर S0 में अगर हम 0 पास कर दें और S1 पर अगर 0 पास कर दें, तो कंप्यूटर C0 का डाटा मल्टीप्लेक्सर लेना शुरू कर देगा। इसका डाटा को यहाँ से अलाउ करेगा। मतलब कैसे अलाउ करेगा, देखिए तो सर्किट से कि S0 का वैल्यू कितना, 0 बोले रखने के लिए यहाँ पर 0 रख लें, यहाँ S0 का वैल्यू 0 रख लेते हैं यहाँ पर। और S1 का वैल्यू कितना बोला, 0 रखने के लिए। तो अगर S0 का वैल्यू 0 है तो S कॉम्प्लीमेंट का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। और S1 का कॉम्प्लीमेंट का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। अब देखो तो कि C0 का लाइन यहाँ पर है, मतलब C0 अपना कम्युनिकेशन पास कर रहा है, यानी कम्युनिकेशन पास कर रहा है तो मतलब क्या है, C0 अपना सिग्नल दे रहा, मतलब 1 है। हम C0 को का कम्युनिकेशन कराना चाहते हैं, तो C0 को 1 किए हुए हैं। अच्छा, इसका लाइन देखो कहाँ कनेक्टेड है, यहाँ पर कनेक्टेड है। यहाँ से क्या मिल रहा है इसको, 1 मिल रहा है। हाँ, यहाँ से क्या मिल रहा है इसको, 1 मिल रहा है। और उसके बाद यहाँ पर ये किससे कनेक्टेड है, देखो ये लाइन फिर से यहाँ पर जो है S1 का कॉम्प्लीमेंट कितना दे रहा है, इसको 1 दे रहा है। तो ये तुम्हारा 1 हो गया, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो एंड में सब 1 है। तो एंड में सब 1 है, मतलब ये क्या हो जाएगा, ये सर्किट ऑन हो जाएगा, ये लाइन ऑन हो जाएगा। उस समय C1 का वैल्यू क्या रहेगा, तो C1 का वैल्यू देख लो कितना रहेगा। ये C1 मान लो इस समय ऑन भी अगर है, C1 मान लो, C1 को ऑन कर देते हैं भाई, C1 भी उसी समय कम्युनिकेशन शुरू कर दिया, C1 कंप्यूटर भी उसी समय कम्युनिकेशन शुरू कर दिया, तो C1 ऑन कर देगा अपना। लेकिन इसका जो कनेक्शन लाइन है वो कहाँ पर कनेक्टेड है, यहाँ पर 0 से कनेक्टेड है, तो यहाँ पर क्या आ गया, 0 आ गया। और इसका कनेक्शन किसके साथ है, यहाँ पर 1 के साथ है, तो 1 ही आया मान लो। तो एंड में कोई भी 0 हो गया तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब कि अगर C1 कम्युनिकेशन अपना शुरू भी कर देता उस समय, तो C1 को का डाटा यहाँ से पास नहीं कर पाएगा, इसको ऑफ कर दिया, यहाँ पर 0 कर दिया आउटपुट। उसी तरह से तो C2 का तुम चेक करना, अगर C2 भी उसी समय कम्युनिकेशन कर दे तो C2 तो 1 हो जाएगा यहाँ पर। लेकिन ये लाइन देखना, ये वाला लाइन जो है ये भी 1 हो जाएगा। अरे ये तो पास कर जाएगा क्या डाटा, देखो तो। और क्या S1 का कितना है, यहाँ पर 0 है, तो ये पास करने नहीं देगा फिर। तो यहाँ पर 1 1 0, तो 1 1 0 जब आएगा तो एंड में कोई भी 0 है तो रिजल्ट तो 0 आना है, मतलब ये भी सर्किट ऑफ है। तब ये ऑफ है, ये ऑफ है, और उस समय ये ऑफ रहेगा, ये पास ही नहीं करने देगा, ऑन करने नहीं देगा इस लाइन को। तो किसका लाइन ऑन है, केवल C0 का लाइन ऑन है। देखो C0 यहाँ से केवल अपना डाटा दिया है, तो C0 का डाटा जो है इस और में कोई भी 1 होगा तो रिजल्ट 1 ही होना है, मतलब ये सर्किट ऑन रहेगा, ये अलाउ कर देगा डाटा कम्युनिकेशन के लिए। अब जो डाटा C1 भेजेगा उस समय ये सब डाटा यहाँ से पास कर जाएगा मल्टीप्लेक्सर के थ्रू। क्लियर,
क्लियर हो गया सर्किट ये? बोलो जी, नहीं समझ में आया? आ गया सर। बाकी स्टूडेंट समझ में आया ना ये किसी को? यस सर। तो ये तुम्हारा मल्टीप्लेक्सर जो है 4x1 मल्टीप्लेक्सर है, ये समझ में आ गया है सबको? तो ठीक है, ये सर्किट डायग्राम बना दोगे इस तरह से। तुम्हारा सर्किट बन गया है। अब जब सर्किट बन गया है तो तुम इसके बाद जो है इसका ब्लॉक डायग्राम बना दो फाइनली। ब्लॉक डायग्राम में तो कुछ नहीं है, क्या करना है, ब्लॉक बना देना है, इनपुट दिखा देना है, आउटपुट दिखा देना है, कुछ इस तरह से कर देना है ना? तो इसका ब्लॉक डायग्राम इस तरह से दे देना। ये ब्लॉक हो गया, इसके अंदर जो है 4x1 मल्टीप्लेक्सर लिख देगा, मार्क्स भी लिख देगा, चलेगा। इनपुट कितने हैं, ये इनपुट है, 4 इनपुट है। नाम दे देगा यहाँ पर C0 C1 या I0 I1 या A0 A1, कुछ भी नाम दे दो। नाम में क्या रखा है, C2 है, C3 है। और आउटपुट कितना होगा इसका, आउटपुट जो है, सॉरी आउटपुट तो एक ही होगा ना, आउटपुट एक होगा। आउटपुट का नाम क्या दे दो, O0 दे दो, O0, चाहे O दे दो, O केवल 0 क्यों दे, नंबरिंग थोड़ी करना है। और सिलेक्शन लाइन को यहाँ दिखा देना, सिलेक्शन लाइन को यहाँ दिखा देना, सिलेक्शन लाइन इस तरह से दिखा देना। ये S0 एक सिलेक्शन लाइन होगा और एक S1 एक सिलेक्शन लाइन होगा। इस तरह से दिखा दोगे। यहाँ पर लिख दोगे सिलेक्शन लाइन, यहाँ लिख दोगे आउटपुट, यहाँ लिख दोगे इनपुट। हो गया सर्किट कंप्लीट, हो गया सर्किट कंप्लीट। अब तुम लोग अपने से ट्राई करना 8x1 मल्टीप्लेक्सर बनाने का, और इस तरह का मल्टीप्लेक्सर बनाने के लिए पूछा जा सकता है कभी भी। तो चलो ठीक है, समझ में आ गया सबको, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखना कि अगर डी मल्टीप्लेक्सर बना रहे होंगे, अगर डी मल्टीप्लेक्सर बना रहे हैं तो डी मल्टीप्लेक्सर बनाते समय थोड़ा सा बदलाव करेंगे और डी मल्टीप्लेक्सर बन जाएगा। तो डी मल्टीप्लेक्सर क्या बनाना है हमको, 1/4 का बनाना है, 1/4 का बनाना है डी मल्टीप्लेक्सर। मतलब 1 इनपुट को 4 लाइन में डिस्ट्रीब्यूट करना है इसको। तो बिल्कुल इस यहाँ भी सिलेक्शन लाइन की जरूरत है कि इसको सेलेक्ट करें कि इसको सेलेक्ट करें। यहाँ कंप्यूटर कनेक्टेड है इस तरह से, तो कौन सा लाइन यूज करें, तो 4 लाइन का सिलेक्शन यहाँ भी करना पड़ेगा। यानी कि इसमें इनपुट जो है वो कितना होगा, 1 होगा। आउटपुट जो है कितना होगा, 4 होगा। आउटपुट जो होगा 2 के पावर 2 4 होगा। आउटपुट जो है कितना होगा, 4 होगा। और सिलेक्शन लाइन कितने होंगे, तो सिलेक्शन लाइन भी उतना ही होंगे जितना मल्टीप्लेक्सर में लगता है। ये वाला n जो है, ये वाला सिलेक्शन लाइन का काम करेगा। देखो ये लेगा 1 इनपुट मतलब कोई एक डाटा लेगा यहाँ से, किसी एक कंप्यूटर से, उधर से मल्टीप्लेक्सर सेट किया हुआ है, किधर से लेना है, इधर से डीमल्टीप्लेक्स सेट करे, किधर जाना है, इसको इधर भेज देना है कि इधर भेज देना है, कि इधर भेज देना है, किधर साइड भेज देना है। इसलिए भी सिलेक्शन लाइन चाहिए यहाँ पर।
तो कितने कंप्यूटर इधर, तो 4 कंप्यूटर है सर इधर, 1/4 का बना रहे हैं, तो कितने सिलेक्शन लाइन लगेंगे, तो इसको सेट कर देंगे सर 0 0 पर, इसको हम देंगे 0 1, अगर सिलेक्शन लाइन रहेगा तो इसको ऑन रखेंगे, इसको पहुंचाएंगे डाटा, अगर 1 0 रहेगा तो इसको डाटा पहुंचाएंगे, 1 1 रहेगा तो इसको डाटा पहुंचाएंगे। तो सिलेक्शन लाइन कितने लगेंगे, यहाँ पर 2 लगेंगे, 2 बिट में, ये 2 बिट में सोल्यूशन हो जाएगा। तो ये हो गया। अब यहाँ पर जो है ट्रूथ टेबल इसे जो बनाओगे तो बिल्कुल वैसा ही बनाना जैसा इसमें बनाया था। क्या था, S0 था, S1 था, और यहाँ पर जो है C0 था, C1 था। एक सेकेंड, ये तुम्हारा ट्रूथ टेबल में सिलेक्शन लाइन था, और आउटपुट क्या था यहाँ पर, देखो यहाँ पे एक तो इनेबल लाइन ले लेना, इनेबल बिट, इनेबल बिट, एक नया चीज तुमको ये जोड़ देना इसमें, इनेबल, यहाँ पर 3 कॉम्बिनेशन इस तरह दिखा देना है, थोड़ा सा बदलाव रहेगा, बाकी सब वही रहेगा। इनेबल में क्या करना है, इसका वैल्यू के सिलेक्शन लाइन क्या क्या हो सकता है, 0 1 हो सकता है, 0 0 हो सकता है, 0 1 हो सकता है, 1 0 हो सकता है, 1 1 हो सकता है कि नहीं। और इनेबल लाइन क्या रहेगा, 1 1 1 1, सबको 1 1 कर देना है। इनेबल लाइन का क्या पर्पस अभी समझ में आ जाएगा, बता रहे हैं। और ये तुम्हारा जो है आउटपुट क्या देगा, तो ये जो सिलेक्शन लाइन होगा, आउटपुट होगा क्या देगा, C0 देगा। ये सिलेक्शन लाइन ऑन रहेगा तो क्या देगा, C1 आउटपुट देगा, C1 को जाएगा। ये सिलेक्शन लाइन ऑन रहेगा तो C2 को जाएगा आउटपुट, ये आउटपुट है यहाँ पर। और यहाँ पर ये दोनों 1 रहेगा तो C3 को आउटपुट जाएगा। अब जैसे हम लिखे थे उसमें कि C0 डॉट S0 का कॉम्प्लीमेंट जैसे लिखे तो सेम एज इट इज रहेगा, S0 S1 दोनों पर कॉम्प्लीमेंट। इससे सर्किट बनाने में आसान होता है, देखे ना, इसको भी यूज करके ये सर्किट बना लिए थे हम लोग। तो इसी तरह से इसके लिए भी लिख देना है, इसके लिए भी लिख देना, इसके लिए लिख देना। अब बताओ कि सेम ही तो हो गया, जैसा पहले लिखे थे तो सेम ही हो गया, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। हाँ सेम ही हो गया, बस एक तो चेंज क्या हुआ, ये एनेबल बिट बोलते हैं इसको, एनेबल लाइन बोलते हैं इसको। ये केवल बदलाव किए डीमल्टीप्लेक्सर में, बाकी सब चीज वही है, सर्किट भी ऐसा ही बनेगा जी। लेकिन अब चेंज क्या रहेगा सर्किट में, सर्किट में चेंज ये रहेगा कि आउटपुट कितना बनना है, इसका 4 आउटपुट बनना है। अब तुम अभी आउटपुट कितना दिखा रहे हो, 1 दिखा रहे हो, किससे चलते, और के चलते, तो और को यहाँ से हटा दो, और नहीं यूज करेंगे, यहाँ पर हटा दिया इस तरह से। अब यहाँ पर जो है और क्या बदलाव रहेगा सर्किट में, देखो 4 आउटपुट्स होने वाले हैं, क्योंकि 1/4 मल्टीप्लेक्सर बना रहे हैं, 4 ही आउटपुटों को चाहिए यहाँ पर। और यहाँ पर जो है एक इनेबल लाइन यहाँ पर जोड़ देना होगा, यहाँ पर एक इनेबल लाइन यहाँ पर जोड़ देते हैं, इनेबल लाइन, इनेबल लाइन यहाँ पर जोड़ देते हैं इस तरह से। और इनेबल लाइन से क्या करने वाले हैं, इसमें बदलाव थोड़ा सा ये रहेगा कि जो इनेबल लाइन है ये डीमल्टीप्लेक्सर में, इस इनेबल लाइन से तुम क्या करोगे, इस इनेबल लाइन से जितने भी ये एंड है सबको कनेक्ट कर दोगे इससे। इससे कनेक्ट कर दिए, हर एक एंड को इससे कनेक्ट कर दो। क्या मीनिंग निकलता है इससे, ऐसा क्यों कर रहे हैं हम बता रहे हैं। इससे कनेक्ट कर दो, इसको इससे कनेक्ट कर दो, इसको इससे कनेक्ट कर दो। अब समझना, इनेबल लाइन का मतलब यहां पर ये हुआ कि सर ये तुम्हारा जो है डीमल्टीप्लेक्सर है, इसको इनपुट लेना है, एक इनपुट लेना है, और इस एक इनपुट को जो है इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है 4 आउटपुट में। तो E0 जो है ये मान लो E0 है, ये यहाँ पर नाम C0 रखे ना, तो C0 नाम ले, ये C0 है, ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है। तो सुनना, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लाइन है इसी को बोल रहे हैं हम इनेबल बिट, यानी इसको ऑन कर दिए हैं, ऑन कर दिए, देखो हर जगह ऑन किए हैं, मतलब कहीं ना कहीं से तो आ रहा है डाटा, कहीं ना कहीं से तो डाटा इस पर आ रहा है, इस लाइन पर, इसलिए इनेबल को हम 1 करके रखे हैं। अब इनेबल 1 जो आ रहा है, देखना यहाँ पर, ये इनेबल 1 है, यहाँ पर भी 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 1 है, इसको 1 रखे हैं हमेशा के लिए, 1 सेट रखे हैं यहाँ पर, देखो
इसका मतलब ये हमको ये बताना चाह रहा है कि 1 रखे मतलब कि सर कोई ना कोई तो डाटा यहाँ आ ही रहा है, किस कंप्यूटर से आ रहा है वो अलग बात है, मल्टीप्लेक्सर डिसाइड किया है ना, लेकिन कोई ना कोई तो आ रहा है, इसलिए यहाँ पर डाटा आएगा ही आएगा। तो डाटा तभी डीमल्टीप्लेक्सर का काम होगा, तभी डीमल्टीप्लेक्सर आगे कुछ कर पाएगा, किसी को दे पाएगा। अब यहाँ पर देखना कि सिलेक्शन लाइन अगर 0 0 है, इसका मतलब क्या हुआ कि सिलेक्शन लाइन जो है ये S0 का वैल्यू 0 है, यानी यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 है, तो यहाँ पर क्या है तब 1 है, तब यहाँ पर S0 नॉट क्या है 1 है। अब यहाँ पर दिखा रहा है कि देखो क्या कि ये C0 का जो लाइन है, ये जो C0 का लाइन है, ये देखो लाइन C0 का लाइन है, ये C0 को डाटा पास होगा, C0 को डाटा मान ले पास होगा, तो C0 को डाटा पास होगा, तो यहाँ पर ये लाइन देखो कहाँ कनेक्टेड है, यहाँ इनेबल बिट से, तो ये इनेबल बिट तो 1 ही है। अच्छा, इसका कनेक्शन किसके साथ है, S0 के साथ है, यहाँ पर भी तो 1 ही है, यहाँ पर 1 ही है। और इसका अगला कनेक्शन किसके साथ है, S1 कॉम्प्लीमेंट के साथ है, तो यहाँ पर भी 1 ही है, सारा चीज वहां पर 1 है। इसका मतलब ये डाटा किसको पहुंच रहा है, C0 को पहुंच रहा है। लेकिन ये डाटा जो है क्या किसी C1 को भी पहुंच जाएगा क्या उस समय? तो देखो यहाँ पर जो है C1 मान लीजिए कि ऑन है, बोले हम रिसीव कर रहे हैं, तो क्या C1 रिसीव करेगा क्या? C1 का वैल्यू 1 कर दिए हैं, तो इसका कनेक्शन किसके साथ है, इनेबल लाइन से, इनेबल लाइन भी 1 है, यानी कि ये भी रिसीव कर रहा है। और इसका कनेक्शन किसके साथ है, S0 के साथ। ये देखो यहाँ पे 0 है, इस लाइन पर 0 है, S0 का वैल्यू 0 है, तो यहाँ 0 आ गया एंड में, तो एंड में 0 आ गया, मतलब ये बंद हो गया, तब इस समय यहाँ आउटपुट नहीं निकल पाएगा। मतलब C1 नहीं रिसीव करेगा, कौन रिसीव करेगा, इस S का 0 0 वैल्यू पर, S1 का 0 0 वैल्यू पर डाटा कौन रिसीव करेगा, इधर साइड में केवल C0 सर रिसीव करेगा, क्योंकि इसका सिलेक्शन लाइन ऑन किए हैं। बाकी ये सब क्या करेगा, क्या रिसीव करेगा क्या डाटा, देखो तो यहाँ पर C1 रिसीव नहीं करेगा, C2 रिसीव नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि C2 का देख लो कहाँ कनेक्शन है, C1 ये यहाँ पर 0 है, इसका यहाँ पर 0 यानी कि ऑफ हो गया, ऐसे ही सर्किट। ये यहाँ पर इसका C3 का देख लो, C3 का यहाँ पर 0 है, तो ये ऐसा ही ऑफ हो गया। तो किसको डाटा केवल मिल रहा है, C0 को डाटा मिल रहा है किस सिलेक्शन लाइन पर, 0 0 सिलेक्शन लाइन पर। तो इनेबल जो है, इनेबल है मतलब कि डाटा तो आ रहा है, जाएगा किसको, डीमल्टीप्लेक्सर का जो सिलेक्शन लाइन है वो डिसाइड कर रहा है कि इसको जा रहा है। अब जब इसको जा रहा है तो वही डाटा क्या इसको भी चल जाएगा, इसको भी चल जाएगा, कनेक्टेड सब है, लेकिन सबका कनेक्शन क्या है, उस समय बंद है। तो कनेक्शन नहीं अगर है तो फिर डाटा कैसे जाएगा C1 और C2 C3 के पास, जिसके पास जाना है उसी का सिलेक्शन लाइन ऑन हुआ है और उसी को मिलना है ये डाटा। क्लियर? क्लियर है जी? बोलो, समझ में आया? यस सर। हाँ जी, बताओ, समझ में आ रहा है? यस चलो समझ लो, बहुत जरूरी चीज है, बुक वगैरह से पढ़ोगे तो बहुत ज्यादा क्लियर नहीं हो पाता। हाँ, तो पढ़ने का है, ये समझने का है। तो चलो, ये तुम्हारा जो है कॉम्बिनेशन सर्किट में लगभग इतना ही था जो हम बताएं यहाँ पर। इसके अलावा और भी सर्किट है, लेकिन ज़रूरत नहीं है उसका, क्योंकि है नहीं हम लोग का सिलेबस में। तो अब हम लोग जो बात करेंगे आगे, वो बात करेंगे थोड़ा सा सीक्वेंशियल सर्किट के बारे में। सीक्वेंशियल सर्किट के बारे में बात करेंगे। सीक्वेंशियल सर्किट अभी जो पढ़ रहे थे वो सब कॉम्बिनेशनल सर्किट था, अब जो पढ़ेंगे वो सीक्वेंशियल सर्किट होगा। डिफरेंस क्या है दोनों सर्किट में, डिफरेंस क्या है सीक्वेंशियल सर्किट और कॉम्बिनेशनल सर्किट में? सीक्वेंशियल सर्किट और कॉम्बिनेशन कैसे पहचानेंगे, ये सीक्वेंशियल सर्किट है, कैसे पहचानेंगे ये कॉम्बिनेशनल सर्किट है? हाँ, तो सीक्वेंशियल सर्किट और कॉम्बिनेशनल सर्किट में, सीक्वेंशियल सर्किट और कॉम्बिनेशनल सर्किट में डिफ्रेंशिएट करना है सर। पहचान बताइए, कैसे पहचाने, दोनों सर्किट में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस क्या है?
तो ये समझना कि ये कोई सर्किट है, ये क्या है, कॉम्बिनेशन सर्किट है, ये कॉम्बिनेशनल सर्किट है। ये कोई कॉम्बिनेशन सर्किट है, ये कोई कॉम्बिनेशन सर्किट। कॉम्बिनेशन सर्किट होता क्या है, जितने सर्किट देखे उसमें क्या देखे सर, कुछ इनपुट होते हैं, कुछ इनपुट होते हैं और कुछ आउटपुट भी होते हैं। अलग अलग जगह पर अलग अलग आउटपुट है। एडर बनाते हैं तो सर हाफ एडर बनाते हैं तो 2 इनपुट होता है, 2 आउटपुट होता है। फुल एडर बनाते हैं तो 3 इनपुट्स होते हैं, 2 आउटपुट्स होते हैं। हाँ, डिकोडर बना रहे हैं, इनकोडर बनाते हैं, इनपुट आउटपुट वेरी करता है सर्किट टू सर्किट। हाँ, तो कॉम्बिनेशन सर्किट क्या है कि जो अभी करंट इनपुट है, इस करंट इनपुट से करंट आउटपुट क्या मिलेगा ये पता चलता है। इन देखते थे सर, ये इनपुट करेंगे तो क्या आउटपुट मिलेगा। तो इनपुट जो है, आउटपुट जो है, टोटली डिपेंडेंट रहता है किस पर, इनपुट पर। यानी इनपुट ही डिसाइड करेगा कि आउटपुट क्या रहेगा, और कोई लोग और कोई यहाँ पर डिसाइड करने वाला नहीं। अलग 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 इनपुट पर अलग अलग आउटपुट कॉम्बिनेशन मिलता है हमको, तो इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन सर्किट। लेकिन सीक्वेंशियल सर्किट किसको बोलेंगे तब? तो ये जो कॉम्बिनेशन सर्किट का जो आउटपुट है, इस आउटपुट को कहीं स्टोर कर दे मेमोरी के अंदर, मेमोरी के अंदर स्टोर कर दे, मेमोरी के अंदर स्टोर कर दे। इस कॉम्बिनेशन सर्किट का कोई आउटपुट है, उसको मेमोरी के अंदर हम स्टोर कर दें, मेमोरी के अंदर स्टोर कर दे। मेमोरी के अंदर कैसे स्टोर कर दे? फ्लिप फ्लॉप आता है डिवाइस, उसकी मदद से, फ्लिप फ्लॉप्स। तो फ्लिप फ्लॉप्स जो आते हैं उसके मदद से हम इसको जो है ये कर दें, मेमोरी के अंदर इसको स्टोर कर दें। और मेमोरी के अंदर स्टोर कर दे तो जब भी कोई बदलाव करना हो, मान लो 0 स्टोर किए तो 1 बदलाव करना हो, या 1 से 0 बदलाव करना हो, इसके लिए हम क्लॉक सिग्नल देंगे, इसको क्लॉक बोलते हैं। इसको समझ सकते, एक तरह से एक करंट सप्लाई करेंगे थोड़ा देर के लिए, क्या, ताकि इसके अंदर कोई चेंजेस हो, तो क्लॉक यूज कर लेंगे। और जो मेमोरी है, ये डाटा को, ये जो मेमोरी है, एज इस मेमोरी का वैल्यू को एज ए फीडबैक इसमें हम यूज कर लेंगे, इस तरह से। अब जो सर्किट तुम्हारे सामने बन के आया है, अब जो ये सर्किट तुम्हारे सामने बन के आया, यही है सीक्वेंशियल सर्किट। जो सामने सर्किट बन के आया है, यही सीक्वेंशियल सर्किट है। तो सीक्वेंशियल सर्किट क्या है? कॉम्बिनेशन सर्किट बस इतना ही तक है। कॉम्बिनेशन सर्किट मतलब आप इनपुट दीजिए, आउटपुट देख लीजिए क्या आएगा। लेकिन सीक्वेंशियल सर्किट बोलता है क्या कि जो इनपुट है, जो इनपुट है उसका जो आउटपुट है, और प्रीवियस जो आउटपुट था, अब सारे के सारे आउटपुट को, प्रीवियस आउटपुट को भी एज ए इनपुट लेना होगा आपको। यानी करंट इनपुट से डिसाइड नहीं होगा आउटपुट, करंट इनपुट तो रहेगा, और प्रीवियस जो आउटपुट था जो मेमोरी में रखे थे, उसको भी इनपुट में लेना होगा, और उसके बाद डिसाइड कीजिए कि आउटपुट क्या होगा। तो इस सीक्वेंशियल सर्किट का आउटपुट कैसे डिसाइड होगा? सर, करंट इनपुट अब प्लस प्रीवियस इनपुट, प्रीवियस आउटपुट, सॉरी। तो जो प्रीवियस आउटपुट जो मेमोरी में सेव कर रखे हैं, उस प्रीवियस आउटपुट को लेना है फिर से इनपुट में आपको, और नया इनपुट कॉम्बिनेशन जो भी है वो देना आपको, तब जाके आपका आउटपुट डिसाइड होगा। तो मान लीजिए पहले मेमोरी में 0 था, तो अब जो है जब इसका समय कुछ इनपुट हम दिए, तो इसके साथ क्या हुआ, ये 0 भी एज ए इनपुट आ गया यहाँ पर। तो हो सकता है इस बार मेमोरी में जो आउटपुट आया उसको 1 को सेव कर लिया हम। तो पहले क्या इनपुट था, आउटपुट था 0 था सर यहाँ पर मेमोरी के अंदर, अब कितना हो गया, 1 हो गया। फिर अगली बार हो सकता है 0 हो जाए, फिर अगली बार 1 हो जाए। तो कहने का मतलब सीक्वेंस में आएगा, सीक्वेंस में आएगा। ये पहले 0 था तो अगले बार कौन आएगा, 1 आएगा, 1 के बाद अगला क्या आएगा, 0 आएगा या 1 आएगा, जो भी आएगा। तो कहने का मतलब इसका सीक्वेंशियल सर्किट नाम है। क्यों सीक्वेंशियल सर्किट है? सर लास्ट में ये था, अब ये हो गया। तो सीक्वेंस सर्किट बनाना कि पहले ये था, अब ये हो गया। लेकिन कॉम्बिनेशन सर्किट में ये सीक्वेंस का क्या जरूरत है? कॉम्बिनेशन सर्किट में अभी बताइए क्या इनपुट है, अभी हम बता देंगे आउटपुट क्या आएगा। तो इसमें सीक्वेंस नहीं है कि पहले क्या था आउटपुट से हमको मतलब नहीं है। तो कॉम्बिनेशन सर्किट बनाने के लिए हमको ट्रूथ टेबल चाहिए। ट्रूथ टेबल जो है ये फिक्स हो जाता है कि भाई इसी इनपुट पर आपको यही आउटपुट देना है। तो इसको बोलेंगे क्या, ट्रूथ टेबल हम बनाते हैं कॉम्बिनेशन सर्किट के लिए। लेकिन जब सीक्वेंशियल सर्किट अभी पढ़ाने जा रहे हैं तो इसमें तुमको ट्रूथ टेबल नहीं बनाएंगे, हाँ, हम बताएंगे कैरेक्टरिस्टिक टेबल। कैरेक्टरिस्टिक टेबल,
ये कैसे बनेगा बताएंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक टेबल बनेगा किसमें, सीक्वेंशियल सर्किट में। ट्रूथ टेबल कहाँ बनता है, कॉम्बिनेशन सर्किट में। फिर ट्रूथ टेबल का मतलब क्या हो गया, फिक्स रूल है ये, इस इनपुट पर आपको हमेशा यही आउटपुट आना है, कंफर्म है। लेकिन सीक्वेंशियल सर्किट में इस इनपुट पर ये आउटपुट आएगा, अभी नहीं बोल सकते सर पिछला वाला आउटपुट क्या था, उसको भी पहले ले दीजिए हमको, तब हम बताएंगे कि अगला आउटपुट क्या आना है। बोलो समझ में आ रहा बात को? यस सर। सीक्वेंशियल सर्किट में मेमोरी का कंसेप्ट है, ऐसे बोल सकते हो। सीक्वेंशियल सर्किट में मेमोरी का कंसेप्ट है, और मेमोरी के लिए फ्लिप फ्लॉप जैसा डिवाइस आता है, उसको यूज किया जाता है। तो फ्लिप फ्लॉप क्या है, तो ये एक डिवाइस है सर, जो 1 बिट ऑफ डाटा स्टोर कर सकता है, यानी ये मेमोरी डिवाइस है, ये 0 या 1 स्टोर कर सकता है ये। तो कौन कौन से फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं और उनको जो है उनका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है, हाँ वो फ्लिप फ्लॉप का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, फ्लिप फ्लॉप का सर्किट कैसा होता है, ये सारा चीज जो है हमारा सीक्वेंशियल सर्किट में जो समझना होता है, पढ़ना होता है, एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो सीक्वेंशियल सर्किट जो है कॉम्बिनेशन सर्किट से डिफरेंट है। कॉम्बिनेशन सर्किट जो है द सर्किट whose output is entirely dependent on input is called combinational circuit. Or sequential circuit whose output is entirely dependent on input as well as last output which has been stored in the memory. तो जो मेमोरी में स्टोर था वो और अभी जो इनपुट है वो मिलके डिसाइड करेगा अगला आउटपुट क्या आना है। तो पिछला आउटपुट ये था, तो इसी के सीक्वेंस में पिछला के जो है रेफरेंस में अगला क्या आया, सीक्वेंस यहाँ पर दिखता है, इसलिए इसका नाम है सीक्वेंशियल सर्किट। तो सीक्वेंशियल सर्किट में तुम्हारा फ्लिप फ्लॉप है, आरएस फ्लिप फ्लॉप है ना, जेके फ्लिप फ्लॉप है, डी फ्लिप फ्लॉप है, टी फ्लिप फ्लॉप है, ये सब फ्लिप फ्लॉप्स हैं। और ये सब के सब फ्लिप फ्लॉप करते क्या है, जो है मेमोरी है, ये सब के सब डाटा स्टोर करते हैं। हम कंप्यूटर में बात करते हैं ना कि ये मेमोरी जो है 8 बिट का मेमोरी है, 8 बिट का मेमोरी है, मतलब 8 फ्लिप फ्लॉप यहाँ पे यूज हो रहे हैं। एक फ्लिप फ्लॉप 1 बिट का डाटा स्टोर कर सकता है, 0 या 1, तो 8 फ्लिप फ्लॉप लगेंगे तब एक मेमोरी बनता है। तो ये सब छोटा छोटा मेमोरी डिवाइसेस हैं जिनको यूज करके हम मेमोरी के बारे में बात करते हैं, मेमोरी को समझते हैं। तो मेमोरी ही होता है फ्लिप फ्लॉप, जिसके अंदर आइदर 0 या 1 को स्टोर किया जा सकता है। तो ये हो गया तुम्हारा सीक्वेंशियल सर्किट। तो कभी कभी डिफरेंस पूछा जाता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कॉम्बिनेशन सर्किट और सीक्वेंशियल सर्किट। एक तो डिफिनेशन हो गया, और एक तो हो गया कॉम्बिनेशन सर्किट में सर देयर इज नो एनी कॉन्सेप्ट ऑफ मेमोरी इन कॉम्बिनेशन सर्किट, बट इन सीक्वेंशियल सर्किट देयर इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ मेमोरी विच इज इम्प्लीमेंटेड यूजिंग द फ्लिप फ्लॉप्स। ये बोला जाता है। इसमें जो सर्किट आता है कॉम्बिनेशन सर्किट में, एडर है, सब्ट्रैक्टर है, तुम्हारा जो है मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, डिकोडर है, इनकोडर है, ये सब आता है। और इसमें जो है सीक्वेंशियल सर्किट में तुम्हारा फ्लिप फ्लॉप्स है, काउंटर्स हैं, तुम्हारा जो है शिफ्ट रजिस्टर्स हैं, ये सब आते हैं। तो अलग अलग तरह का सर्किट है इसमें। तो चलो ठीक है, इसको जो है थोड़ा सा देख लेना तुम लोग, बुक में अगर है तो फ्लिप फ्लॉप्स वगैरह के बारे में, और नहीं है तो हम बता भी देंगे कि आरएस फ्लिप फ्लॉप क्या है और कैसे काम करता है, जेके फ्लिप फ्लॉप कैसे काम करता है, डी फ्लिप फ्लॉप कैसे काम करता है, टी फ्लिप फ्लॉप कैसे काम करता है। तो ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में ही आगे इसको शुरू करेंगे फिर। तो नेक्स्ट क्लास मिलते हैं फिर कल हम लोग, और इसको आगे बढ़ाते हैं फिर। तो ओके, थैंक यू। थैंक यू।